Hello everyone, welcome to the class. Welcome to Byju's exam prep, the most comprehensive preparation app for all the exam. आप सबका क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए प्लीज जल्दी कनेक्ट कर लें ताकि मैं भी सब बच्चों को देखूं। मिले हम दोबारा से। मेरा नाम है शिवम और मैं यहाँ पर लॉ एक्सपर्ट हूँ। अगर लॉ के किसी सब्जेक्ट में आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी किसी भी टाइम। आप चाहे तो यहाँ कमेंट बॉक्स में पूछें, चाहे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप वहाँ पे जाके भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वेलकम सूर्य, आप सबका क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज सब जल्दी जुड़ जाएं। नूर वेरी गुड मॉर्निंग, शिवानी वेरी गुड मॉर्निंग, अदिति वेरी गुड मॉर्निंग। आज बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, जो हमने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी किए हैं तो हम उसको चेकआउट करेंगे कि हम कितना बेहतर तरीके से उनको रिटेन कर पा रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं। हम उन क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव टॉपिक्स में ही हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी किए हैं। स्टिल अगर आपको मन में कोई डाउट आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। वॉइस नहीं आ रही सर, एम आई ऑडिबल? प्लीज कंफर्म करें मेरी आवाज आ रही है। आ रही है? प्लीज अदिति अपना चेक कर लीजिए, वॉइस आ रही है शायद बच्चों को, बाकी सबको। आशा वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। आप पॉलिटिकल भी पढ़ाते हो गुरुजी? हाँ जी नूर जी, हम पढ़ाते हैं लेकिन अभी हम सिर्फ टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। जनरली क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, बट आगे जाके हम पॉलिटी को बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। जैसे कि हमने एक टॉपिक उठाया है अभी, एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑलरेडी जो पूछे जा चुके हैं, किस तरह का पेपर सेटअप आता है, उस तरीके के हम थोड़ा माइंड सेटअप के साथ चीजों को पढ़ते हैं। आगे जाके जब हम देखेंगे तब हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें पढ़ना है सब्जेक्ट्स को। जैसे कि हम अगर एक एग्जांपल लेते हैं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, उसमें एक छोटा सा वर्ड यूज्ड है। अगर आप पढ़ेंगे आर्टिकल तो उसमें लिखा गया है कि आपको सब स्टेट्स को बराबर रखना है, ट्राई करना है मैक्सिमम इक्वालिटी के साथ वोटिंग हो। वो किस कंटेक्स्ट में बात की गई है और उसको कैसे इक्वलाइज करते हैं वो सब हम जानेंगे। टेंशन ना ले, सब कुछ अच्छे से होगा। क्वेश्चंस करते हैं स्टार्ट। एग्जीक्यूटिव पे ध्यान रखें, क्वेश्चन नंबर पे मत जाए कि क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है, 1 2 3 4। बस ट्राई करें आंसर देने का। चलिए, व्हेन कैन अ प्रेसिडेंट यूज हिज डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर? प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कब कर सकते हैं, बताएं। प्लीज बताएं, प्लीज बताएं। आंसर करें प्लीज, कब कर सकते हैं? धर्मचंद्र जी हेलो, गुड मॉर्निंग। प्रेमचंद्र जी, शिवानी का आंसर आया है, बिल्कुल सही है शिवानी। प्लीज बाकी सभी आंसर दें, सही गलत पे मत जाएं, सिर्फ आंसर दें। और याद हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो लिख के रखें, आप आर्टिकल से कनेक्ट करके पढ़ें बाद में। प्लीज जल्दी आंसर। पहला ऑप्शन है व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी एंजॉयज अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा। जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एंजॉय नहीं कर रही है, क्या कोई भी मेजोरिटी एंजॉय नहीं कर रही है तब। या फिर ओनली व्हेन द लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व्ड, जब लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है तब। या इन ऑल सर्कमस्टांसेस, या फिर इन नो सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में नहीं। एक आंसर आया है सी, इन ऑल सर्कमस्टांसेस। एक बच्चा कह रहा है कि इन ऑल सर्कमस्टांसेस यानी कि प्रेसिडेंट साहब के पास पूरी डिस्क्रिशन है कि वो कभी भी चुन सकते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता बेटा। प्रेसिडेंट साहब के पास कभी इतनी डिस्क्रिशन नहीं होती कि वो प्राइम मिनिस्टर चुन पाए। उनका सिर्फ एक ही कारण से हो सकती है, जब कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं है लोकसभा में। जब कोई भी पार्टी क्लियर मेजोरिटी में नहीं है लोकसभा में, तब प्रेसिडेंट साहब अपनी मर्जी से हमारे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं, चुन सकते हैं। आई होप क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन फीचर डिस्टिंग्विश द राज्यसभा फ्रॉम द विधान परिषद इज। एक चीज बताएं जो कि राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है, वो क्या है? वो क्या है बताएं। आंसर आ रहे हैं बच्चों के?
बहुत बढ़िया धर्मचंद्र जी, बहुत बढ़िया। आशा, बढ़िया, बहुत सही आंसर। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दें। इसका उत्तर क्या होगा? इसके लिए एक छोटी सी चीज भी जान लेते हैं साथ में ही, लगे हाथों। देखिए, ये हमारा पार्लियामेंट है, ये हमारा स्टेट लेजिस्लेचर है। बेसिकली हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। कैसे? पहला हमने लोकसभा, राज्यसभा। इसको भी बहुत जगह, कुछ स्टेट्स में, कह रहा हूं कुछ स्टेट्स में दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा, विधान परिषद। विधान परिषद कम स्टेट्स में है, कुछ स्टेट्स में है। विधानसभा सभी में मिल जाएगी आपको, यानी कि उसको स्टेट असेंबली बोल देते हैं। तो इसका सही उत्तर बताएं, क्या डिफरेंस हो सकता है राज्यसभा में और विधान परिषद में? सही उत्तर है पावर ऑफ इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट जो स्टार्ट होती है वो नहीं कर सकती विधान परिषद। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत सही आंसर आ रहे हैं, बहुत सही। चलिए बढ़ते चलें, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज द फाइनल राइट ऑफ सैंक्शन द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी इन इंडिया? ये आप सबके लिए एक नया प्रश्न होना चाहिए। बताएं, निम्नलिखित में से किसके पास सार्वजनिक धन का व्यय को व्यय को स्वीकृत करने का अंतिम अधिकार है? सबसे लास्ट अथॉरिटी कौन है? याद रखेंगे, प्रश्न को ढंग से पढ़ेंगे। लास्ट अथॉरिटी किसके पास है? बताएं, बताएं। स्पीकर साहब के पास, प्रेसिडेंट साहब के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, पार्लियामेंट के पास, कौन कर सकता है? सही उत्तर है लास्ट अथॉरिटी प्रेसिडेंट साहब रहेंगे, लास्ट अथॉरिटी। बिल्कुल सही अदिति, बिल्कुल सही। गुरुजी मेरा गलत हो गए हैं, कोई इशू नहीं है नूर जी, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रश्नों के उत्तर गलत भी हो रहे हैं तो आपको सीखने को तो मिल रहा है। बस इसको एक प्रश्न की तरह ना देखें, इसको एक लॉजिक की तरह समझें कि भैया अगर कोई पब्लिक मनी को इस्तेमाल करने की बात आ रही है तो हर कोई कर सकता है? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उस चीज को रिटेन करें कि प्रेसिडेंट साहब के पास अथॉरिटी होती है। हमने लास्ट प्रश्न किया था जैसे, दोनों में क्या फर्क है भैया? महाभियोग की शक्ति नहीं है, इम्पीचमेंट की पावर नहीं है, ऐसे याद करते चले, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिकली प्रैक्टिस ही है, आप सब प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। इससे आपका इंटरेस्ट डेवलपमेंट भी होगा, साथ में आप लॉजिक्स भी पढ़ना का इच्छुक होंगे कि हाँ हम इसका लॉजिक जानना चाहते हैं सर, कि हमें क्यों करना है, क्यों ऐसा हो रहा है, सब कुछ। कोई इशू नहीं है शिवानी, आप भी पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर? यानी कि राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य योग्यता नहीं है? कौन सी नहीं है बताएं। पहली चीज, ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। पहला, क्या ये जरूरी है कि नहीं, आप बताएं। ही शुड बी अ डोमिसाइल ऑफ द स्टेट टू विच ही इज बीइंग अपॉइंटेड। वह उस राज्य का आदिवास होना चाहिए जिसमें उसकी नियुक्ति की जा रही है। क्या ये सही है कि गलत है? ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। ही मस्ट बी कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर, उसने 35 वर्ष की आयु कर ली होगी। बताएं, अदिति का आंसर आया है, बिल्कुल सही है। जो कि देखिए, आप ट्राई करें आंसर, गलत सही तो छोड़ दीजिए, देखा जाएगा, होता ना, देखा जाएगा, सीखने को मिलेगा, या फिर सही होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, दोनों में से एक चीज जरूर होगी। आंसर करें, सही है। यहाँ पे लिखा ही इज नॉट, व्हाट इज नॉट एन, विच वन इज नॉट एन एसेंशियल, कौन सी जरूरी नहीं है? तो भैया, गवर्नर बनने के लिए आपका उस राज्य से बिलोंग करना जरूरी नहीं, आपके पास उस राज्य का डोमिसाइल हो ये जरूरी नहीं, आप किसी भी राज्य के गवर्नर बन सकते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबके आंसर सही आ रहे हैं, कोई बात नहीं, जिसका सही है ठीक है, नहीं है तो सीख लें। आज ट्राई करें, एग्जीक्यूटिव का पार्ट छोटा सा ही पार्ट है, अगर पढ़ेंगे ना, सिर्फ प्रेसिडेंट पढ़े, वाइस प्रेसिडेंट थोड़ा बहुत पढ़े, गवर्नर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम मिलेगा आपको प्रेसिडेंट के साथ। तो एक बार पढ़ के देखें, बहुत इजी है, आपको सब क्वेश्चन रिलेट बैक कर पाएंगे, सब क्वेश्चंस रिलेट बैक कर पाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस करने का ट्राई करेंगे आज हम। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा अकॉर्डिंग टू, द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा अकॉर्डिंग टू, राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को किस अनुसार
मनोनीत करता है, किस अनुसार मनोनीत करते हैं बताएं। देयर प्रेफरेंस एज ऑफिस बियरर ऑफ कल्चरल सोसाइटी, सांस्कृतिक समाज के पदाधिकारी के रूप में उनका प्रदर्शन कैसा रहा है उसको देखते हुए, या फिर द रिकमेंडेशन मेड बाय द वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति द्वारा की गई सिफारिश पे कि उन्होंने कहा है तो कंसीडर करते हैं, या फिर ये सिफारिश वो नहीं है जो हम नौकरी लेने के लिए सिफारिश करते हैं, ये सिफारिश होता है कि उन्होंने कुछ चेक किया होगा उसके बेस पे सिफारिश दी है। देयर रोल प्लेड इन पॉलिटिकल साइड ऑफ द कंट्री, देश के राजनीतिक ढांचे के उसकी भूमिका निभाई है, क्या भूमिका निभाई है उसको जानते हुए, या फिर देयर डिस्टिंक्शन इन द फील्ड ऑफ साइंस आर्ट लिटरेचर एंड सोशल सर्विसेज, विज्ञान कला साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उनकी विशिष्टता, क्या देखकर प्रेसिडेंट साहब 12 लोगों तक को नियुक्त कर सकते हैं राज्यसभा के लिए। बिल्कुल नूर जी, बिल्कुल सही। देखिए ट्रैक पे आ गए हैं आप, वापस ट्रैक पे आ गए हैं, बिल्कुल सही हो रहा है। मनोत्रा जी, सॉरी आर महतो जी, वेरी गुड मॉर्निंग। अदिति आप भी वापस सही आ गए हैं ट्रैक पे, बहुत सही, सबका आंसर सही आ रहा है। सही आंसर क्या है, प्लीज ट्राई करें आंसर देने का, प्लीज ट्राई करें आंसर देने का। बेसिकली एक क्लास ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप की है कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो और आप पढ़ना शुरू करें और हम सब साथ में ग्रो करें, कि आप सब में इतनी मेहनत का आ जाए कि आपस में कंपटीशन रहे, ताकि आप जुडिशियल ऑफिसर के लिए तैयारी कर पाए। सही उत्तर है इसका, देयर डिस्टिंक्शन इन द फील्ड ऑफ साइंस आर्ट लिटरेचर एंड सोशल सर्विसेज, इस क्षेत्र में उनका कैसा काम रहा है, उनकी विशिष्टता। जैसे कि आप जानते हैं सचिन सर को, सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया था राज्यसभा का मेंबर, उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था, क्यों? क्यों? क्योंकि उन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं फिर प्रश्न की तरफ। Which article of the Constitution empowers the President to appoint a commission to investigate the condition of the backward classes in general and suggest ameliorative measures, यानी कि कुछ सुधार के तरीके। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार देता है, सामान्य रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति को जांच करने के लिए? बताएं, जल्दी बताएं, आंसर क्विक होना चाहिए हमें। देखिए आपको टारगेट लेके चला है कि आपके जो 2 घंटे का पेपर है आपको 1.25 घंटे में कंप्लीट करना है, मतलब ऐसे गलत नहीं टिक मार्क करने, क्योंकि जो इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे जो थोड़ा सिचुएशन बेस्ड होंगे, वो थोड़ा टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, बट जो सीधा आर्टिकल बेस्ड है आपको वो आना चाहिए। दो एंग्लो इंडियन से चुनते थे क्या? नहीं बेटा, दो एंग्लो इंडियन से कहां चुनते थे। नूर जी आपका प्रश्न मेरे को क्लियर नहीं हुआ। ये बोल रहे कौन सा आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कमीशन अपॉइंट करने के लिए, कमीशन अपॉइंट करने के लिए। बच्चे कह रहे साउंड कम आ रही है, साउंड कम आ रही है। आई होप अब ठीक होगी, अब आवाज ठीक है। आर मैं तो जी अब बताएं, आवाज ठीक है? थोड़ा सा हम और तेज बोल लेंगे। ठीक है चलिए, बहुत बढ़िया। 8वें इस प्रश्न का उत्तर दें, उत्तर दें, कौन सा अनुच्छेद है ऐसा, कौन सा है बताएं। अनुच्छेद 340, बिल्कुल सही नूर जी। देखिए ट्रैक पे आते जा रहे हैं, बिल्कुल सही ट्रैक पे आते जा रहे हैं। आज आपकी आवाज डबल आ रही है, डबल आ रही है, लेट मी चेक। मैं चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट रुके। आई होप अब ठीक होगी, आई होप अब ठीक होगी, अब कोई आवाज का इशू नहीं होगा। बता दीजिए कि हम फैमिली जैसे हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो बता सकते हैं आप। चलिए 8वें प्रश्न का उत्तर देखिए। नाउ ओके, वो पहले ही बता देते भाई, पहले ही बता देते।
इस प्रश्न का उत्तर है 840, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 340 लिख के रखें साथ में। छोटी छोटी चीजें होती हैं जो लास्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑलरेडी, हम वो डिस्कस कर रहे हैं, समझ के देखिए। लास्ट जो ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं वो कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सब। आगे देखें, हु कैन इनिशिएट इंपीचमेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई कौन शुरू कर सकता है, बताएं। क्या वो आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा कहीं पे भी शुरू हो सकती है, या फिर नहीं दोनों में नहीं, विधानसभा में शुरू होगी, नहीं सिर्फ लोकसभा में होगी, नहीं सिर्फ राज्यसभा में होगी, इनमें से किस में होगी बताएं। कहां पे इंपीचमेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है। शिवानी का उत्तर आया है बिल्कुल सही, जो कि देखिए शिवानी जी भी वापस ट्रैक पे आ गए हैं। प्लीज सब आंसर दें, ट्राई करें, आंसर दें, और नहीं हो तो अपना लॉजिक कनेक्ट करें। इसके लिए मैं अभी आपको बता देता हूं, एक अनुच्छेद 61 पढ़िएगा, अनुच्छेद 61 पढ़ेंगे सब। अनुच्छेद 61 इंपीचमेंट प्रोसीजर दिया गया पूरा वहां। इसका सही उत्तर है आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी में भी शुरू हो सकता है, सिर्फ लोकसभा में नहीं होगा, सिर्फ राज्यसभा में भी नहीं होगा, सिर्फ विधानसभा में भी नहीं होगा, ये हो सकता है लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, किसी भी हाउस में हो सकता है। चलिए, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। और यहां पे ही हम कल एक प्रश्न में बच्चों को डाउट था जो मैं लास्ट में जाते हुए क्लियर नहीं कर पाया था, वो मैं आज कर दूंगा, जिनमें बच्चों को थोड़ा सा एक डाउट अराइज हो गया था। मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है, न्यूनतम आयु। आज जो पढ़ाऊंगा इस एज से रिलेटेड कभी मत भूलिएगा, क्वेश्चन आंसर के बीच में एक लॉजिक भी सीखेंगे। शिवानी बिल्कुल सही, अदिति बिल्कुल सही, सही उत्तर आ रहा है, सही उत्तर है 35 वर्ष, 35 वर्ष। और प्रेसिडेंट साहब की कितनी है, प्रेसिडेंट के लिए, अगर आपको प्रेसिडेंट के लिए नियुक्त होना है तो कितनी है, तो भी 35 वर्ष। वाइस प्रेसिडेंट के लिए नियुक्त होना है तो कितनी है, तो भी 35 वर्ष। यानी कि प्रेसिडेंट, गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट तीनों के लिए मिनिमम एज 35 ईयर है, दिमाग में सटीक बिठा लेना है, सटीक बिठा लेना है। लेकिन अगर बात करें हम प्राइम मिनिस्टर की, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर नियुक्त होना है, प्रधानमंत्री नियुक्त होना है, तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम एज क्या है। देखिए, या तो ये लोकसभा के मेंबर होंगे या ये राज्यसभा के मेंबर होंगे, तो इनकी क्वालिफिकेशन देखेंगे, इनकी क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर ये लोकसभा के मेंबर है तो प्राइम मिनिस्टर की मिनिमम एज होनी चाहिए 25 वर्ष, 25 वर्ष। लेकिन अगर ये राज्यसभा के मेंबर है तो इनकी आयु होगी 30 वर्ष। तो आपसे कल जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज अ प्राइम मिनिस्टर। कल जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था मिनिमम एज, आपकी न्यूनतम आयु क्या हो सकती है प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए। उसमें ऑप्शन क्या थे, ए 35 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी मान लीजिए कुछ भी 40 वर्ष। अब बच्चों के मन में डाउट कहां आ रहा था कि सर 25 भी ठीक है 30 भी ठीक है, 25 भी ठीक है 30 भी ठीक है, दोनों ठीक है, हम आंसर क्या करें। देखें, प्रश्न को समझे, प्रश्न को समझना जरूरी है कि भैया सबसे कम क्या है, सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कब नियुक्त हो सकता है। उसने लोकसभा राज्यसभा की तो बात ही नहीं की, कौन सी जगह का मेंबर है उसकी तो बात ही नहीं की। तो भैया न्यूनतम तो मुझे समझ आता 25 वर्ष ही होगा, न्यूनतम तो मुझे समझ आता कि 25 वर्ष ही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, जो सीएम साहब होते हैं वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि किसी राज्य के प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री, सॉरी मैं वही देख रहा था यार प्रधानमंत्री कहां होता है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, प्रधानमंत्री के प्रति, राज्यसभा के प्रति, विधानसभा के प्रति, या राज्यपाल के प्रति, किसके ऊपर किसके लिए होता है बताएं, बताएं जल्दी। चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, प्राइम मिनिस्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राज्यसभा के लिए, या लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, जल्दी उत्तर दें। बी का, डी कह रहे हैं 12 का, नहीं नूर जी, मैं आपको रीजन बताऊंगा किस लिए। सही उत्तर है लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए एक लॉजिक समझिए, इसी के साथ नया लॉजिक आया है।
नया लॉजिक क्या है वो जानते हैं। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं बहुत बार ये चीज पढ़ा चुका हूं, हमारा जो इंडिया है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके तीन स्तंभ है, थ्री पिलर्स हैं। वो क्या है? पहला लेजिस्लेटिव, दूसरा जुडिशरी, तीसरा एग्जीक्यूटिव। ये तीन स्तंभ है। तीन स्तंभ में एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? एग्जीक्यूटिव में आते हैं भैया प्रेसिडेंट साहब, हेड है, प्रेसिडेंट साहब हेड है। यहाँ पे पीएम भी आ जाएंगे, सीएम भी आ जाएंगे, मिनिस्टर्स भी आ जाएंगे, ये सब आगे लेजिस्लेटिव जो कानून बनाते हैं, समझिए। जुडिशरी का आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर जुडिशरी जो भी है। हम एक दूसरे में इतना ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करते, एक दूसरे की पावर में ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करते। तो जब हम सीएम की बात करेंगे, वो रेस्पॉन्सिबल होंगे कानून बनाने से रिलेटेड, कानून बनाने से रिलेटेड जो उनके स्टेट में कानून बन रहा है उनसे रिलेटेड चीजों में। प्राइम मिनिस्टर के प्रति क्यों रेस्पॉन्सिबल होंगे? राज्यसभा के प्रति नहीं, इनमें से स्टेट असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट? केंद्र सरकार में राज्य मंत्री का क्या पद होता है? बताएं, क्या पद होता है? ही इज द मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट। वह केंद्र सरकार के मंत्री हैं लेकिन कैबिनेट के सदस्य नहीं है। ही लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट कैबिनेट। वह राज्य मंत्रिमंडल के हित की देखभाल करते हैं। ये भी ठीक है। ही इज द नॉमिनी ऑफ द स्टेट गवर्नर। वह राज्य के राज्यपाल का मनोनीत व्यक्ति होता है। भाई ये भी देखो, मतलब देखो कितने आंसर्स देखे और आंसर बताएं, आंसर बताएं, आंसर बताएं जल्दी। मेरे को मेरे आंसर्स थोड़ा राइट में चलते हैं इसलिए मेरे को यहां देखना पड़ता है। आंसर्स थोड़ा राइट में चलते हैं तो इसलिए यहां देना पड़ता है। देखो, आप एक बच्चा कह रहा है कि मेरे को नहीं आता है इसका आंसर। आए नहीं आए से कोई फर्क नहीं, आंसर तो मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, आंसर तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ। बट आपको क्या करना है, एक लॉजिक लगाना है कि क्या हो सकता है, पोजीशंस क्या हो सकती है। हमारा संविधान हम सब ने पढ़ा है, हम सब ऑलरेडी संविधान पढ़ के आए हैं। एक उसके हिसाब से थोड़ा लॉजिकली सोचना है हमको, लॉजिकली सोचना है। अब वो टाइम जा चुका है जब आपसे इंटरव्यू में ये पूछ लिया जाता था, जुडिशरी के इंटरव्यू में, भैया बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर बताओ, कौन सी जजमेंट में आया था बेसिक स्ट्रक्चर। ये मैंने पहले ही बताया था। अब बहुत डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहे। आता है नहीं आता कोई फर्क नहीं, लॉजिक लगा के आंसर दे। तो सही आंसर है ए, ही इज मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट। चलिए, हाउ मेनी टाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन ऑन हिज पोस्ट? कितनी बार भारत के राष्ट्रपति कितनी बार अपने पद के लिए फिर से चुनाव की मांग कर सकते हैं कि ठीक है मैं इस बार भी खड़ा हूंगा, मैं इसमें भी खड़ा होना चाहता हूं? बताएं, बताएं। बच्चा कह रहा है एक बार ही हो सकते हैं। नहीं, चलिए बताएं। आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, डी। भैया हमेशा याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है, ट्रस्ट में बहुत बार पूछा गया है। प्रेसिडेंट कितनी बार नॉमिनेट कर सकते हैं अपने आप को? भैया कितनी मर्जी बार खड़े हो, कितनी मर्जी बार खड़े हो जाओ, आपकी मर्जी है, हम आपको मना नहीं करेंगे। एनी नंबर ऑफ टाइम, सबका आंसर सही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत सही। चलिए अब बताएं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया? भारत के अंदर, भारत संघ के भीतर एक नया राज्य बनाने की शक्ति किसके पास है? जब ये शक्ति की बात की जाती है तो अल्टीमेट पावर देखते हैं हम, अल्टीमेट पावर, लास्ट अथॉरिटी किसके पास होगी? बताएं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया? किसके पास पावर है भाई? बताएं। क्या लोकसभा के अध्यक्ष के पास है, राष्ट्रपति के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है, या सुप्रीम कोर्ट के पास है? किसके पास है? भगवान दास जी गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा आप लेट ज्वाइन किए हैं शायद, लेकिन अभी भी गुड मॉर्निंग तो है ही। बच्चों का आंसर आ रहा है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, प्रेसिडेंट साहब के पास पावर है।
प्रेसिडेंट जी के पास पावर है। ट्राई करें, सब आंसर दें। चलिए, इफ द प्राइम मिनिस्टर बाउंड इज द प्राइम मिनिस्टर बाउंड टू एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑन द मैटर ऑन विच हिज एडवाइस इज सॉट, यानी कि जब प्रधानमंत्री की एडवाइस मांगी जा रही है किसी मैटर पे, तो क्या वो बाउंड है? जब प्रेसिडेंट साहब ने किसी चीज पे एडवाइस मांगी, क्या वो बाउंड है देने के लिए, या नहीं देता? भाई मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, नहीं देता। क्या होना चाहिए आपके ख्याल से? इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सो डिजायर, इफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सो डिजायर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहती है दे दो तो दे दो, नहीं तो मत दो। या बाउंड है जी, बिल्कुल है, या नहीं जी नहीं बाउंड, उनकी मर्जी है, विवेकधीन है, बताएं बाउंड है कि नहीं है? भगवान दास जी बहुत बार क्या, बताएं, पूरा तो लिखते हैं। अच्छा, बहुत बार। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही शिवानी। कंफ्यूज क्यों हो गए? सीधा सा प्रश्न है, देखें। कई मैटर्स क्या होते हैं, काफी सारे मैटर्स होते हैं, प्रेसिडेंट साहब एक राय जानना चाहते हैं, एक एडवाइस चाहते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर से कहते हैं कि आप अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से या फिर आप अपनी एडवाइस दें इस मैटर के ऊपर, इस मैटर के ऊपर आप एडवाइस दें। जब प्रेसिडेंट साहब ने एडवाइस मांग ली है, तो प्राइम मिनिस्टर मना कर सकते हैं कि मेरे को नहीं देनी, आप अपने हिसाब से देखो, कर सकते हैं? नहीं, वो बाउंड है, अगर एडवाइस मांगी है तो उनको देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, तो आंसर है यस। क्लियर है? प्रेसिडेंट का मतलब अगर नहीं समझ आ रहा है महतो जी, तो प्रेसिडेंट कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं भैया हमारे राष्ट्रपति। सॉरी नहीं, भगवान दास जी सॉरी किस लिए? सॉरी का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आंसर दें। सॉरी तो हम यहाँ लेते ही नहीं है, ना देते। सॉरी किस लिए यार? ठीक है ना, आपने जो बोला मुझे समझ नहीं आया तो मुझे सॉरी बोलना चाहिए, बट ठीक है, इट्स ओके। हम दोनों नहीं बोलते, हम ऐसे ही काम चलाएंगे, आंसर सही देंगे। सुधा वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, आज के क्वेश्चंस आपको समझ आए? कोई डाउट हो तो बताएं। मुझे एक बात भी आपसे पूछनी है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, क्या आप चाहते हैं उसके क्वेश्चन आंसर से हम स्टार्ट करें? क्या क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करें, या आप उसमें लॉजिक पढ़ना पसंद करेंगे? बट आई विल सजेस्ट यू कि क्वेश्चन आंसर कीजिए, ताकि आपका एक मेंटल फ्रेम डेवलप हो। क्वेश्चन आंसर से थोड़ा मेंटल फ्रेम डेवलप हो, ताकि आपको खुद का एक अंदर से पढ़ने की इच्छा हो, थोड़ी पढ़ने की इच्छा अंदर से हो। फिर उसके बाद जब हम क्लास फाइनली जब हम प्रॉपर क्लासेस करेंगे, तब तो लॉजिक तो पढ़ना ही है हमने, और उसको बहुत डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, बहुत डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। बताएं प्लीज, अपनी अपनी राय दें, उस हिसाब से हम नेक्स्ट टाइम से क्लासेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल और परसों छुट्टी होती है, वीकेंड्स मेरा ऑफ रहता है। तो हम मंडे को दोबारा मिलेंगे, सेम टाइम पे सेम जगह पे। आप सब, मैं आप सबसे राय चाहता हूँ, प्लीज बताएं। काफी बच्चों कह रहे हैं क्वेश्चंस, बट आई विल सजेस्ट यू क्वेश्चंस पे देखो, क्वेश्चन फोकस करो थोड़ा, मेंटली ज्यादा स्ट्रोंग हो गए। थैंक यू नूर जी, थैंक यू। अभी तो हम यहाँ पे पढ़ाई कम रहे हैं, ट्राई करें आप जुड़े, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम, क्वेश्चन आंसर के बाद जब लॉजिक पढ़ेंगे तब बहुत अच्छा लगेंगे। बच्चे कह रहे हैं 30 मिनट की क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस ठीक है सर, ज्यादा कवर होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बहुत जल्दी जुड़ेंगे। तो हम मिलेंगे अब दोबारा मंडे को। तो मंडे को नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जिसको बहुत अच्छे से उसके क्वेश्चंस करेंगे। रोज का हम मार्क करने के चलेंगे, एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस करें, और आई विल ट्राई कि उनके नीचे मैं आपको एक्सप्लेनेशन लिख के दूं, और ये मैं आपको ये जो पीपीटी है ये आप सबके साथ शेयर करूं। आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं हमारे साथ, वहां पे मैं आप सबके साथ पीपीटी शेयर करूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है पीसीएस एंड अदर स्टेट एग्जाम डिस्कशन, बायजूस एग्जाम प्रेप, इस नाम से टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। वहां पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, मेरे को मैसेज डाल सकते हैं, जो भी आपके मन में प्रश्न हो वो पूछ सकते हैं। तो कर सकते हैं। उसके बाद आप मेरे से प्रश्न पूछिए, और मैं आपके साथ पीपीटी शेयर कर दूंगा। एक बच्चे का मैसेज आया था, मैं वो पढ़ने लग गया था कि सर आई एम नॉट भगवान दास। चलिए, कोई इश्यू नहीं है, आप इस पे जाके मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को टैग करके क्वेश्चन पूछ लीजिए, कोई इशू नहीं है, जो आपके मन में प्रश्न हो पूछें। और आपको मैं पीपीटी भी यहीं शेयर कर दूंगा, नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़े एक्सप्लेनेशंस डाल दूंगा,
वो आपके लिए शायद बेटर हो, थोड़े लॉजिक के साथ पढ़ें। बट मैंने इस बार इसलिए नहीं डाली, इसके पीछे एक कारण था कि एक एग्जीक्यूटिव टॉपिक्स पे हम इतने सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होकर आप वो टॉपिक पढ़ें, वो टॉपिक आर्टिकल्स के साथ पढ़ें। आपको मुश्किल से मुश्किल बता रहा हूँ 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे, आप पूरा पढ़ लेंगे और आप ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। अगर मैं नीचे एक्सप्लेनेशन लिख दूंगा तो आप सिर्फ उसी आर्टिकल को जाके गो थ्रू करेंगे। मान लीजिए इंपीचमेंट प्रोसेस पे मैंने आपको बता दिया कि आर्टिकल 61 है, अब आप क्या करेंगे, सिर्फ 61 उठाएंगे पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं करना ना, एक बार तो पूरा पढ़ो। पूरा पढ़ने से आपका दिमाग उस तरीके से काम करेगा कि हाँ ये चीज ऐसे होनी है, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा था। थैंक यू निकिता। चलिए तो हम अगली क्लास में मिलते हैं मंडे को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। शाम को क्लास होगी, मोस्ट प्रोबेबली 8 o'clock है, बाकी मैं चेक करके बता दूंगा। 8 बजे होगी, फिर 9 बजे तो है ही। 9 बजे जो हमारी क्लास होती है वो तो रेगुलर है ही। एक क्लास और होगी, वो मैं टाइम चेक करके बता दूंगा। जो कल की क्लास मिस हुई थी वो हम करेंगे आज, वो करेंगे आज इवनिंग में। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।